क्या होम्योपैथिक एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो चमत्कार करती है, या फिर एक प्लेसिबो इफेक्ट पर आधारित भ्रम? इस सवाल ने न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के मंच पर बहस को जन्म दिया है, बल्कि लाखों मरीजों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया है। आज की हमारी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनुष्का शर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। हम उनसे जानेंगे होम्योपैथी का इतिहास कैसे शुरू हुआ, आज के मॉडर्न मेडिकल युग में इसकी कितनी प्रासंगिकता बची है, इसके खिलाफ जो साइंटिफिक कम्युनिटी के सवाल हैं वो कितने सही हैं, और क्या वाकई होम्योपैथी फुल ऑफ फेथ है या फुल ऑफ साइंस। इन्हीं सवालों का जवाब खोजते हुए हम आपको ले चलेंगे एक सच्चाई की खोज पर, जिसमें तथ्यों, वैज्ञानिक जांच और आम मरीजों के अनुभव की मदद से इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की वैधता को समझने का होम्योपैथिक एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो चमत्कार करती है, या फिर सिर्फ एक प्लेसबो इफेक्ट पर आधारित भ्रम है। नमस्कार डॉक्टर अनुष्का, हम आपका स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जो लोग देखेंगे आज वो होम्योपैथी के इतिहास को जानेंगे। उन्हें पता चलेगा कि होम्योपैथी का जन्म कब हुआ, क्यों आया, किन कारणों से आया। तो होम्योपैथी की खोज कब, किसने और किस परिस्थिति में की, इसके बारे में बताइए। अगर होम्योपैथी की खोज की बात करें तो सबसे पहले ये 18th सेंचुरी में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन, जो कि एक ऐसे खोजकर्ता थे जो कि बहुत ही इंक्विजिटिव, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस माइंड के थे। और होम्योपैथी का ओरिजिन जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि उसका ओरिजिन भी जर्मनी है। तो वो एक जर्मनी के डॉक्टर थे। अगर उनके चाइल्डहुड की बात करें, मतलब उनके बचपने की बात करें, तो उनकी परवरिश ही ऐसे हुई थी कि उनको नई नई चीजें जानने का शौक था। उनके फादर यूजुअली क्या करते थे कि उनको एक क्वेश्चन देके जाते थे। यूजुअली जैसे बच्चों को होमवर्क या बच्चों का एक तरीके से कुछ देकर जाते कि भाई मैं जा रहा हूँ और ये मेरे को काम कंप्लीट मिलना चाहिए। इस तरीके से उनको एक क्वेश्चन देके जाते थे रोज कि ये क्वेश्चन है और रात को मुझे बताना कि क्या इसका आंसर तुमने निकाला। तो उस इंक्विजिटिव, और क्वेश्चन भी ऐसे होते थे कि जो कि उनको सोचने पर मजबूर करते, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। तो डॉक्टर हैनेमन ये सोचा करते थे कि इसका आंसर क्या है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे उनमें एक इंक्विजिटिवनेस और एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। बाय द टाइम जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो भी एक डॉक्टर थे। कह सकते हैं कि जिस उस टाइम पे जैसे एलोपैथी वर्क कर रहा था, वो भी एक डॉक्टर थे, वो भी एक एलोपैथिक ही डॉक्टर थे। बाय द टाइम जब उन्होंने धीरे धीरे अपने पढ़ाई के दौरान देखा कि एलोपैथी उस टाइम पे बड़ी ही अलग तरीके से परफॉर्म की जाती थी। बहुत ही हार्श या फिर ब्रूटल ट्रीटमेंट्स जिनको हम कहते हैं वो किया जाता था, जिसको कहते हैं वेनिसेक्शन, यानी कि ब्लड लेटिंग जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड निकाला जाता है। अगर कोई किसी को बीमारी है, किसी को बुखार है, तो क्या करते थे कि ब्लड निकाल लेते थे वो। मतलब लीचेस के थ्रू ब्लड को निकालते थे, उससे मतलब बॉडी के अंदर से ब्लड कम करते थे और वो मानते थे कि उससे ठीक होता है इंसान। मतलब ये काफी क्रूएल था उस टाइम के लिए, क्योंकि एक इंसान की बॉडी से ब्लड निकाल के उसको क्या वीकनेस आ रही है, कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उस टाइम पे ये इन सब चीजों की केयर इतनी नहीं की जाती थी और इतने रिसर्चेस नहीं थे, इतने टेस्ट नहीं थे चीजों को जानने के लिए। तो डॉक्टर हैनेमन ने क्या सोचा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब इसको तो, मतलब इंसान को तो एक तरीके से क्योर होना चाहिए। क्योर की जगह ये ब्लड लेटिंग टेक्निक तो उनको और ज्यादा
वीक कर रही है एक तरीके से। तो उन्होंने ये चीज धीरे धीरे करके बाय द टाइम सोची कि मैं कोई ऐसी चीज निकालूं जिसकी वजह से इतना हार्मफुल इफेक्ट लोगों के ऊपर ना आए। सबसे पहले उन्होंने ये खोज में वो लग गए। अब बाय द टाइम बहुत सारे ऐसे मेडिसिन या ड्रग्स भी यूज होते थे, जैसे कि आर्सेनिक एक पॉइजनस ड्रग होता है। तो आर्सेनिक यूज किया जाता था उस टाइम पे लोगों को देने के लिए, जैसे डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन के तौर पे, जिससे लोगों को आगे जाके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते थे। अब ये सब प्रैक्टिसेस इतनी कॉमनली होने लगी तो हैनेमन को ये सब चीजें खटकने लगी कि क्यों ये लोग और बीमार हो रहे हैं, क्यों लोग और वीकनेस हो रही है, क्यों इतना डिजीज की साइड जा रहे, क्यों और क्यों नहीं हो रहा। मतलब उनको ये इंक्विजिटिवनेस और आगे ले गई। और एक बारी क्या हुआ कि उन्होंने सिंकोना बार्क करके एक पेड़ की छाल जिसको कहते हैं सिंकोना बार, यस, सिंकोना बार्क करके एक पेड़ की छाल थी। उन्होंने उसको लिया और उसको धीरे धीरे चबाना स्टार्ट किया, च्यू करना स्टार्ट किया। अच्छा। अब जब उन्होंने उसको च्यू करना स्टार्ट किया बाय द टाइम, उन्होंने बाद में उस टाइम पे नोटिस किया कि कुछ कुछ सिम्टम्स आए। उन्होंने फिर उसको दोबारा से ट्राई किया। उन्होंने 4 ग्राम्स ऑफ 4 ड्राम जिसको कहते हैं, इतना बड़ा होता है 4 ड्राम, इतना बड़ा हार्मफुल सब्सटेंस कह सकते हैं एक तरीके से उसको, बट उन्होंने लिया और वो 4 ड्राम को उन्होंने पिया। बाय द टाइम जब उन्होंने नोटिस किया, तभी मैं कह रही हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो इंसान ने प्रूव करी है अपने ऊपर ही, इंसान ने इंसान के ऊपर प्रूव की है। इट हैज द ह्यूमन प्रूविंग। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई एलर्जी नहीं है। अच्छा, जब दवाइयों को टेस्ट करते हैं तो क्या उससे कभी एलर्जी भी नहीं हुई? चलिए डेथ नहीं होती, जैसे कि रेडनेस हो जाना, जैसे कि स्वेलिंग होना, पेट फूल जाना, इस तरह की चीजें नहीं होती इन दवाइयों से? नहीं, इन सब ये दवाई बिल्कुल सेफ है। स्पेशली अगर मैं बोलूं ये सेफ कब है, ये सेफ तब है जब आप सही पोटेंसी, सही मात्रा में इन दवाइयों को लेते हो और एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर इन दवाइयों को लेते हो, तभी ये आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज ना ही वो नुकसान करती है, ना ही कोई फायदा। अच्छा, अभी अपना स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने फिर वो पिया और उसके बाद उनको सिम्टम्स आए, जैसे कि जितने भी सिम्टम्स मलेरिया में आते हैं, जैसे कि आपको चिलीनेस होगा, बुखार हो जाएगा, हरहराहट सी होगी बॉडी में, रेस्टलेसनेस सी बन जाएगी और बीच बीच में चिल्स आएंगे, मतलब ठंड के एक तरीके से कपकपाहट होगी। ये सब सिम्टम्स मलेरिया में होते हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये सब सिम्टम्स तो मलेरिया में होते हैं। तो जब मैं हेल्दी था और हेल्दी होके मैंने ये जो बार्क है, ये मेडिसिन एक तरीके से रेमेडी है, ये मैंने ली, उसके बाद मैं बीमार हुआ, मुझ में ये सिम्टम्स आए, तो क्यों ना इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या पता ऐसा हो कि मैं किसी बीमार इंसान को जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हो, जो कि पहले से ही मलेरिया से ग्रसित हो, उसको ये दे के देखूं तो क्या पता उसका मलेरिया ठीक हो जाए। और उन्होंने ऐसा किया और बाय द गॉड्स ग्रेस ये ठीक भी हुआ और आगे उन्होंने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी विद अलग अलग ड्रग्स और मेडिसिन के साथ उन्होंने ट्राई किया और धीरे धीरे करके इसमें उनको सक्सेस मिलती गई। ऐसे ही बहुत सारी आपको स्टोरी देखने मिलेंगी, हर दवाई की अलग तरीके से प्रूविंग हुई है। अच्छा। एक दवा है होम्योपैथी में जो कि कॉकरोच से बनती है। अब वो एक्सीडेंटली कॉकरोच किसी के चाय में गिर गया, लाइक इंडियन कॉकरोच जो होता है वो चाय में गिर गया और वो चाय उसने पी ली, उसको नहीं पता था कि कॉकरोच है। उसके बाद उस इंसान का अस्थमा ठीक हो गया। तो उसके बाद कॉकरोच से अस्थमा ठीक हो रहा है? हाँ, अस्थमा ठीक हो गया। वो जब ये चीज प्रूव हुई कि अस्थमा ठीक हो गया है कॉकरोच से, तो उसी के ऊपर फिर हमारी दवाई, क्योंकि ये इंसान पे प्रूफ हुई अपने आप, मतलब उसने चाय पिया और कॉकरोच का वो चाय था और उसे नहीं पता था,
तो उसकी वजह से वो ठीक हुआ। तो हमने माना कि इससे अस्थमा ठीक हो सकता है, तो एक दवाई आती है ब्लाटा ओरिएंटालिस करके, वो अस्थमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बाय द टाइम प्रूविंग्स हुई होम्योपैथी में। फर्स्ट टाइम मलेरिया की हाँ जी, बीमारी पर निकाली गई, सेकेंड टाइम आपने अस्थमा के लिए बताया। अच्छा, सेकेंड टाइम नहीं, बाय द टाइम ये प्रूविंग बहुत टाइम बाद। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इस समय पे होम्योपैथी में सारी बीमारियों की दवाइयां हैं? एक तरीके से कह सकते हैं सारी बीमारियों की दवाइयां हैं, टोटल सब कुछ ट्रीट हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि लोगों का एक तरीके से उस पर अप्रोच क्या है, नंबर 1। दूसरी चीज, उसकी बीमारी कितनी बड़ी है। कभी कभी होता है कि बीमारी बहुत आगे तक पहुंच चुकी होती है, बहुत बढ़ चुकी होती है, और उसमें हम ट्राई करेंगे कि होम्योपैथी से ठीक हो जाए, तो ठीक तो नहीं होगा। कई बारी हमारे कुछ लॉज, मतलब कैंट की ऑब्जर्वेशन जिनको कहते हैं, हमें वो ऑब्जर्वेशन अगर देखने मिलेगी एक डॉक्टर को कि ये ठीक हो सकता भी है या नहीं। जैसे कभी कभी होता है कि ऑर्गन्स में डीजेनरेटिव चेंजेस हो गए, मतलब वो ऑर्गन ही डिस्ट्रॉय होने लगा है अपने आप, उसके सेल्स ही डिस्ट्रॉय होने लगे हैं। तो ऐसे केसेस में हम होम्योपैथी को एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं कि हम बचाव कर सकते हैं, उस इंसान की लाइफ बेटर कर सकते हैं, हम मतलब उसके लिए अच्छे मेजर्स ले सकते हैं, ताकि वो जितना टाइम जिए उतना टाइम उसका अच्छा हो, उसकी लॉन्गेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, थोड़ा सा लॉन्ग जी जाए। हम ऐसे केसेस में एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं होम्योपैथी को। और कह सकते हैं कि हाँ, काफी सारी चीजों में, काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस जिनका कोई इलाज नहीं है आजकल की मॉडर्न साइंस के पास, जैसे सोरियासिस हो गई, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा है। कई बारी कैंसर के केसेस होते हैं जिनमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है होम्योपैथी का, मतलब हम उसको बचा सकते हैं, मतलब लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी उस इंसान की बेटर कर सकते हैं थ्रू आवर मेडिसिन्स। अच्छा, डॉक्टर अनुष्का, होम्योपैथी में लाइक क्योर्स लाइक सिद्धांत कितना वैज्ञानिक है? क्योंकि यही सिद्धांत होम्योपैथी की नींव बताया जाता है, कहा जाता है कि ये नींव है। इसी सिद्धांत पर वैज्ञानिक विवाद भी हुआ है, और इसमें आपका क्या व्यू है, ये जानना चाहेंगे। अगर हम बात करें लाइक क्योर्स लाइक की, तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। लाइक हैनेमन ने भी, उन्होंने भी सबसे पहले यही किया था कि सिनकोना बार्क को लिया और वो सिमिलर तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस कर रही थी एक हेल्दी पर्सन में, सिनकोना बार्क। तो उन्होंने सोचा अनहेल्दी पर्सन जिसको ये सिम्टम्स आते हैं उस पे भी ट्राई करते हैं। तो एक तरीके से ये सिमिलर चीज को ही उन्होंने डिफाइन किया, और ये नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग है। ये जो चीज है ये नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग है, मतलब ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो मैन मेड ट्रीटमेंट है। ऐसा ट्रीटमेंट है जो नेचुरल है, और जिसको हम लोग नेचुरली एक तरीके से हम मानते हैं कि एक नेचर के लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है। आपने एक लॉ सुना होगा, स्पिरिचुअली भी बहुत लोग बोलते हैं, और वैसे भी आपने सुना होगा लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज एज बिलो सो विदाउट, एज विद इन सो विदाउट। इट मीन्स क्या है कि जो अंदर है वही बाहर। जैसे हम मानते हैं कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योस मचा हुआ है माइंड में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है माइंड में, अगर हम लोग ये माने, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जिसको इतना कंफ्यूजन है, इतना क्योस है, इतनी नेगेटिविटी, आप देखेंगे उसका घर भी फैला रहेगा, उसको उसके कबर्ड में भी जो कपड़े होंगे वो सही नहीं होंगे, वो इधर उधर फैले रहेंगे, लॉट में नहीं लगा हुआ होगा, सब कुछ फैला फैला रहेगा, इतना ज्यादा मेस्ड अप रहेगा उसके बाहर भी और अंदर भी। तो हम ये मानते हैं एज विद इन सो विदाउट, मतलब बाहर भी ऐसा है और अंदर भी ऐसा है। तो ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है, और इसके बेसिस पे भी होम्योपैथी वर्क करती है। और सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा, इसके बेसिस पे भी होम्योपैथी वर्क करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे प्याज हो गया, आप प्याज काटते हैं,
उस दौरान आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, आपको क्या लगता है? आंखों से आंसू आना, झांस लगना, और हाँ, नाक से पानी आना, हाँ, मतलब एक तरीके से जुकाम सा हो जाना कि भाई कोल्ड हो गया है, कि आंख से भी पानी, नाक से भी पानी, तो सारी चीजें होने लगती और आप देखते भी होंगे कि हो सकता है आपको वो पानी फील ना होता हो, बट आंखों में जो इचिंग होती है और नाक में जो ये वाली जो चीज होती है, बिकॉज जो अंदर का म्यूकस है वो इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ जो हम प्याज काटते हैं। अब वो जो सारे सिम्टम्स हैं वो है किस चीज के? जुकाम के। आपने ये चीज डिफाइन करी, तो हम ऐसे केसेस में जहाँ पे आंखों में जलन है, जुकाम भी है, जलन भी है, नाक में से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, एकदम म्यूकसी रनी नोज हो रखा है, जहाँ पे वाटरी रनी नोज है, नॉट म्यूकस वाला रनी नोज बट वाटरी, हम उस केसेस में एलियम सीपा करके एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, जो कि प्याज के रस से, एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है पोटेंटाइज करके, वो हम यूज करते हैं और पेशेंट सही हो जाता है। तो इट्स लाइक क्योर्स लाइक, इसलिए कहा जाता है। Exactly. जी, होम्योपैथिक दवाइयों में डाइल्यूशन की मात्रा सीमा क्या होती है? क्योंकि दवाओं में एक्टिव इंग्रेडिएंट की मौजूदगी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कितने एक्टिव हैं, इसके बारे में बताइए। एग्जैक्टली अगर हम बात करें होम्योपैथिक डाइल्यूशन के, तो ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। बट बाय द टाइम अगर हम लोगों ने धीरे धीरे रिसर्चेस से पता चलाया है, और आजकल इतनी रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर, और पता चला है कि पहले ये बोला जाता था कि होम्योपैथी की दवाइयां हैं, उसमें जो कि यूजुअली ऐसा होता है कि एक ड्रॉप हम डालते हैं, एक ड्रॉप 99 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल में हम डालते हैं किसी चीज की। लाइक अगर हम प्याज के रस की बात करें तो एक ड्रॉप ऑफ प्याज का रस, उसमें 99 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल का होता है। बिकॉज एल्कोहल क्यों चूज किया हमने? एल्कोहल एक ऐसा नेचुरल मतलब एक्सट्रैक्ट है जो कि सबसे ज्यादा प्योर है और स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा है। तो उसमें हम एक ड्रॉप ऑफ प्याज के रस को डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसको एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन, उससे उसको पोटेंटाइज करते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि ये एलियम सीपा तैयार हो गई है। मतलब ऐसे ही करके और डाइल्यूशंस होते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारी एक मेडिसिन है जो कि सांप के जहर से बनती है, लैकेसिस करके एक मेडिसिन आती है। अच्छा। वो सांप के जहर से बनती है। अब आप कहें कि सांप का जहर, भाई वो तो खतरनाक होगा, वो तो अगर हम खाएंगे पिएंगे या खाएंगे तो ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पर हम उसको भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके फाइनेस्ट पार्टिकल तक उसको डाइल्यूट करते हैं विद इन द मेडिसिन। अब जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं 1x 2x 3x, धीरे धीरे करके उसको डाइल्यूट करते जाते हैं और धीरे धीरे करके पोटेंसी बनाते जाते हैं उसकी। तो इसके थ्रू क्या होता है, उस जो जहर है उस जहर का मेडिसिनल इफेक्ट बाहर आता है। हम उसको जहर को भी हम मेडिसिन में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस। और अगर बात करें रिसर्चेस की, जो कि लोगों को डाउट होता है कि इतना कम माइन्यूट पार्टिकल हम मतलब माइन्यूट अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन उसमें डाल रहे हैं, माइन्यूट अमाउंट ऑफ मेडिसिन उसमें डाल रहे हैं उस डाइल्यूशन में, तो वो मेडिसिन कैसे हुआ? तो वो आपने मैं आपको बताती हूँ, 2010 में एक IIT बॉम्बे का एक आर्टिकल, एक रिसर्च पेपर निकला था, जो कि उन्होंने काफी टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या सच में पार्टिकल मतलब है, होम्योपैथी का पार्टिकल है। बिकॉज तो एक ड्रॉप डाल रहे हैं, क्या उसमें सच में पार्टिकल है? वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है लोगों को? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था दुनिया के लिए। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि होम्योपैथी में नैनो पार्टिकल है। आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन है ये। मतलब नैनो पार्टिकल अब यूज हो रहा है, नैनो पार्टिकल हम लोग अब यूज कर रहे हैं इन द मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। या फिर कह सकते हैं नैनो रोबोट्स आ गए हैं आजकल। बहुत सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। बट द थिंग इज कि उस जमाने में
नैनो पार्टिकल्स के बारे में कौन सोच सकता था, बट अब जो रिसर्चेस फाइंड आउट हुई है उसमें पता चला है कि उसमें नैनो पार्टिकल्स हैं और दवाई का हर एक इम्पैक्ट है थ्रू पोटेंटाइजेशन, जो हमारा प्रोसेस होता है उसके थ्रू एक एक जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, उसमें मेडिसिन बाइंड हो जाती है और वो मेडिसिन सही में इम्पैक्ट डालने लगती है उस इंसान पे, क्योंकि वो नैनो लेवल तक उसको ठीक करती है। इट कैन ट्रीट, इसीलिए कहते हैं कि वो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो कि जीन्स की वजह से होती है, डीएनए की वजह से होती हैं, उसको भी होम्योपैथी ठीक कर देती है। आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि ऑटिज्म या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक सोरियासिस, ये सब ठीक कैसे हो रहा है, मतलब ये कोई मिरेकल तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेस हैं। तो हमें इससे पता चला कि these particles go through the nano level, ये पार्टिकल्स जाते हैं डीएनए लेवल तक और डीएनए लेवल तक जाके इंसान को ठीक करते हैं। तो इतनी बड़ी रिसर्च हमारे सामने मौजूद है, इतना अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी वहीं सॉल्व हो जाती है कि these medicines are not placebo, these medicines have the proof। तो एक रिपोर्ट आई थी, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई थी, इसी आपने क्योंकि आंसर दिया उस पर मेरा सवाल है कि दी लिसेंट रिपोर्ट है एक 2005 की, उसमें उन्होंने कहा कि ये प्लेसिबो इफेक्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक रिपोर्ट में उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में छापा था। तो ये 2005 की बात है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अगर हम 2005 की बात करें तो वो तो पुरानी एक तरीके से रिसर्च है, बट द थिंग जो आईआईटी बॉम्बे वाले रिसर्च की हम बात करें जो कि 2010 में आया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो नैनो पार्टिकल्स देखे हैं, प्रूव करे हैं थ्रू देयर माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप यूज करे थे फॉर द डाइल्यूशन, चेक करने के लिए कितना डाइल्यूशन है, किसमें कितना मेडिसिन है। उसके बाद उन्होंने बाय द टाइम रिसर्च किया कि दीज नैनो पार्टिकल्स कैन गो थ्रू सर्टेन एक्सटेंट और कमाल का वर्क करते हैं ये। तो मुझे लगता है कि हमें अपडेट रहना चाहिए और अपडेशन के साथ हमें चलना चाहिए और रिसर्चेस देखते रहना चाहिए, सो दैट हम मिथ्स को ब्रेक कर पाएं और रियलिटी देख पाएं, व्हाट इज द रियलिटी। क्योंकि आप यूजुअली आप बहुत सारे रिसर्चेस अभी भी आप गूगल करेंगे तो होम्योपैथी के ऊपर मिलेंगे कि उससे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस ठीक हो रही हैं, बहुत सारे डिजीजेस जिनका कोई इलाज नहीं है वो ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीन लेवल तक जा रही है थ्रू देयर नैनो पार्टिकल्स। अच्छा, WHO तो आप जानती होंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया कि ये जो बीमारी है जैसे कि टीबी, HIV और मलेरिया, ये गंभीर बीमारियों के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं ये बहुत घातक हैं। ये WHO की एक की रिपोर्ट में साबित हुआ था। तो क्या कहेंगे? अगर हम बात करें कि WHO की रिपोर्ट में ये साबित हुआ था, बट अगर पुराने वर्ल्ड वॉर टाइम की बात करें जहाँ पे टीबी और मलेरिया ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई थी, तो उस टाइम पे जहाँ पे महामारियां आई बहुत सारी, एशियाटिक कॉलरा इतना बड़ा महामारी आई जहाँ पे एक तरीके से लोगों की बहुत जल्दी जल्दी डेथ होने लगी, वहाँ पे होम्योपैथी ही एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। अगर हम बात करें तो होम्योपैथी वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने ये चीज फील करी कि वो ठीक हो गए हैं और वो धीरे धीरे क्योर हो रहे हैं। अभी पे अगर हम कोविड की बात करें तो फिर जीनस एपिडेमिकस एक करके टर्म आया था कि कोविड के समय में आर्सेनिक एल्बम या किसी एक स्टेट में या किसी एक जगह पे आर्सेनिक एल्बम दी जा रही है, किसी एक जगह पे आयोडम दी जा रही है, वो डिपेंड कर रहा था कि कहाँ पे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कितना डिफरेंस है सिम्टम्स में, और लोगों ने वो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ली। मतलब कोविड को तो हम एक तरीके से बहुत घातक बीमारी मानते हैं, उसमें भी होम्योपैथिक कारीगर है। और अगर हम ट्यूबरक्यूलोसिस की बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत बार बहुत महामारी आई हैं, ट्यूबरकुलोसिस जैसी, टीबी जैसी बीमारियां, जिसमें होम्योपैथी ने वंडर्स किए हैं।
अगर हम बात करें ट्यूबरक्युलिनम करके एक मेडिसिन आती है, अगर हम टीबी के मरीज को ट्यूबरक्युलिनम की डोज दे दें और बाय द टाइम वेट करें तो फिर उसका टीबी ठीक होता है। डिपेंड करता है कि इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे, क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करती है, वो तो एक पॉइंट है ही हमारा। बाकी अगर WHO की बात करें तो बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। हमारे पास भरमार है ऐसे डॉक्टर्स की, बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ्स हैं, या फिर इंक्लूडिंग कह सकते हैं बहुत वेल नोन होम्योपैथ्स भी हैं जो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अभी बाय द टाइम, और मैं भी मतलब डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे पास वो चीज प्रूवन भी हो कि हम लोग ये ट्रीट कर रहे हैं। वो जो प्रूफ की कमी जिसको कहते हैं वो हमारे पास है, बट researches shows that we are treating people very well even in the part of Germany। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जर्मनी के ऊपर एक रशिया, जर्मनी, इन सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो कंट्रीज हैं इनके ऊपर एक आरोप लगता है कि दे टेक देयर मेडिसिन या दे कीप देयर मेडिसिन वेरी सीक्रेटिव। पता नहीं इनका क्या यूज करते हैं, ये लोग नहीं बताते हैं किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, बट इनके यहाँ पे लोग यूजुअली ठीक हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये स्कैम चल रहा है कि हर कोई अपनी नॉलेज प्रिजर्व कर रहा है, मतलब वो कंट्रीज भी अपनी नॉलेज बहुत प्रिजर्व कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे, बट दे आर यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन वाइडली एंड वास्टली। तो ये वाली चीजों ये अपनी कमी को छुपाने वाली बात हो गई और यूज वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली कहना चाह रही हूँ। और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में वैसे भी होम्योपैथी का बहुत प्रेवलेंस है, तो यूजुअली हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह ले लो या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह ले लो, या फिर साथ में मेडिसिन अक्यूट केसेस की बात ले लो तो हम होम्योपैथी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, आपकी इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जनता का बहुत ज्यादा विश्वास है, इंडिया की बात करें क्योंकि अभी आपने इंडिया के लिए कहा, तो इसी विश्वास पर कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं या होते हैं, आपको क्या लगता है? वो डिपेंड करता है कि हम पोटेंसी कौन सी दे रहे हैं और हम किस सिम्टम्स पे उस इंसान को दवाई दे रहे हैं। यूजुअली उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, मतलब वो इतना माइन्यूट पार्टिकल आपके अंदर जाता है कि उसका साइड इफेक्ट यूजुअली कुछ नहीं होता है। अब आप एक बात बताएं कि आपको कोई वेजिटेबल या फ्रूट खाने के लिए बोला है कि भाई, या फिर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं विटामिन ई की बात कर लेते हैं, तो ये इवियन वाले टैबलेट्स आते हैं, तो इसको विटामिन ई को एज अ ब्यूटी विटामिन भी यूज करते हैं, एज अ ब्यूटी विटामिन कहते भी हैं इसको। तो वो क्या कर रहे हैं लोग यूजुअली डेली ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट, बट हमें हमारी बॉडी को कितना विटामिन ई चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं, मतलब इतना ही चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। आप खाते रहो कुछ भी एक्स्ट्रा खाते रहो, मतलब कितना भी विटामिन मल्टी विटामिन लेते रहो, थ्रू यूरिन आपके बॉडी से वो निकल जाएगा, थ्रू यूरिन वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें हर चीज बहुत माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है बहुत ही छोटी, बहुत ही माइन्यूट सिम्टम्स हैं उसके, लाइक फीवर और ये सब कफ वगैरह है, और हमें पता है कि हमने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन है जो सही मेडिसिन है और हमने वो दे दी, तो उसकी एक ड्रॉप भी बहुत है, मतलब वो एक ड्रॉप भी सही कर देगी। और अगर ऐसा हुआ कि हमने वो मेडिसिन दी और वो साइड इफेक्ट करेगी, या एक ड्रॉप दे दी या 2 ड्रॉप दे दी, होम्योपैथी में इतना माइन्यूट डोज दिया जाता है कि अगर वो बॉडी के यूज का नहीं होगा तो बॉडी अपने आप उसको एलिमिनेट कर देती है। अच्छा, अगर एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि अभी आपने कैप्सूल की बात की कि लोग ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कितना लेना है, क्योंकि उन्होंने देखा पढ़ा विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, जैसे कि बायोटिन ले रहे हैं लोग आजकल, वो चॉकलेट फॉर्म में
आना शुरू हो गया है तो लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं कि चलो पैकेट खरीद लेते हैं, हम खाते रहेंगे, फायदा करेगा। अगर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन ई अगर हम वो गोली अगर लेते हैं और ज्यादा ले लेते हैं तो क्या उसका नुकसान भी होता है बॉडी को? यूजुअली ऐसे तो आपको नुकसान देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी अपने आप, मतलब बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्मार्ट है कि वो यूजुअली लेट आउट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा थ्रू यूरिन, बहुत इजीली उसको एलिमिनेट कर देगा। बट द थिंग इज कि अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें एक्सेस में खा रहे तो वो बॉडी में ऑब्वियसली एक्यूमुलेट करती है और वो हार्म तो करती है बाय द टाइम। उसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली बॉडी एलिमिनेट कर देती है चीजों को, तो जितना बॉडी को नीडेड है वो बस उतना ही लेगी। अगर हम बायोटिन भी ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर हेयर फॉल और ये सब, इट्स अ गुड थिंग, मतलब गुड सप्लीमेंट। बट अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है उतनी, तो वो उतना तो कवर कर लेगी, पर आप बहुत ज्यादा लश्चरस और एकदम मानेंगे कि बहुत ही अच्छे हेयर हो जाएंगे और बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वे, जितने आपके अच्छे थे भी नहीं उतने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मतलब बॉडी उतना ही यूज करती है जितना उसको चाहिए होता है, डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देती है एक तरीके से। क्या होम्योपैथी में इलाज का तरीका पर्सनलाइज है या मरीज के लिए इलाज का अलग तरीका है? अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की, तो हर किसी का, मैंने आपको जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज मेंशन किया था कि हर होम्योपैथ का ट्रीट करने का तरीका, इलाज करने का तरीका अलग है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी एक आर्ट और साइंस है। ये मिक्सचर ऑफ आर्ट और साइंस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे बोला जाए कि आप एक फेस बनाओ, ड्रॉ अ फेस ऑफ अ गर्ल, तो और मुझसे बोला जाए कि ड्रॉ अ फेस ऑफ अ गर्ल, तो हम दोनों ही फेस अलग अलग बनाएंगे। हो सकता है आप ज्यादा डिटेल्ड फेस बनाओ, हो सकता है मैं बस आंख मुंह नाक बना दूं, या फिर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड बना दूं, मतलब वो उसके बाल ऐसे हों। आप बनाओ किसी फीमेल का फेस जिसने कर्ल्स किए हुए हो, मैं बनाऊं स्ट्रेट हेयर हो। तो एक तरीके से ये आर्ट है, ये आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है। अब ये आर्ट को अगर हम साइंस के साथ मिक्स कर देंगे तो होम्योपैथी एक मिश्रण बनता है, होम्योपैथी का मिश्रण। अच्छा। तो अगर हम बात करें कि हर एक होम्योपैथ की जो आर्ट होती है वो अलग होती है। उसको किस तरीके से दवाई देनी है, डिस्पेंस किस तरीके से करनी है, उसको कौन से सिम्टम्स को ज्यादा कंसिडर करना है, कि वो माइंड के सिम्टम्स को ज्यादा कंसिडर करेगा या फिर मोडालिटीज, यानी कि कब होता है, कैसे होता है, इन सबको पिक्यूलैरिटी देगा, या फिर सब कुछ कंबाइन करके किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बाद वो मेडिसिन सेलेक्ट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जो BHMS पाठ्यक्रम है में होम्योपैथी डॉक्टर की मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है, पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल। हम लोगों को हमारा 6.5 इयर्स का कोर्स होता है, उसमें 1 साल की इंटर्नशिप रहती है एंड रेस्ट ऑफ द इयर्स आर मतलब फॉर द स्टडीज ओनली। तो अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट ईयर में सेम जैसे कि सब लोग पढ़ते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, मतलब MBBS का भी करिकुलम सेम है, हमारा भी करिकुलम एकदम सेम है। फिर उसके बाद हम लोग आफ्टर दैट करते हैं सर्जरी वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ते हैं, गायनी ऑप्स, मतलब सब चीज हम लोग एक तरीके से इंक्लूड करके चलते हैं। और लास्ट ईयर में फिर मेडिसिन, बस हमारा जो मेडिसिन वाला पार्ट रहता है वो अलग रहता है और जो उनका मेडिसिन वाला पार्ट रहता है वो अलग रहता है। तो हमारा बस मेडिसिन ही चेंज है, सर्जरी और आपने बताया कि सर्जरी और क्या बताया आपने? मतलब सर्जरी, एनाटमी, जो बेसिक फिजियोलॉजी इंसान की होती है, वो सारी चीजें आप लोगों की सेम होती हैं जी। बस सिर्फ ये है कि दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ ऑब्वियसली होम्योपैथी की अलग होती हैं और एलोपैथी की अलग होती हैं। डॉक्टर अनुष्का, किसी भी मेडिसिन की वैज्ञानिक वैधता के लिए रिसर्च और ट्रायल्स बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और क्या होम्योपैथी में रिसर्च और ट्रायल्स होते भी हैं? बिल्कुल, रिसर्चेस और ट्रायल्स
अगर हम लोग ट्रायल्स की बात करें तो जितनी भी नई मेडिसिन हम लोग प्रूव करते हैं, जितनी भी नई मेडिसिन आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन एक्सरे आई थी, एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में मोबाइल फोन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में और वो प्रूविंग होती है उनकी, धीरे धीरे ह्यूमंस पे प्रूविंग की जाती है। और उसके जब जो कुछ मेडिसिन होती है बिल्कुल वेल प्रूव्ड होती हैं, उनको हम बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, जो वेल प्रूव्ड होती है इंसानों के ऊपर कि हमें पता है कि ये इम्पैक्ट डालेगी। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो रेयर होती हैं, जो कम प्रूव हुई होती हैं। तो इन धीरे धीरे बाय द टाइम इसके ऊपर रिसर्चेस और ट्रायल्स चलते रहते हैं। और अगर रिसर्चेस की बात करें तो मैंने आपको बताया IIT बॉम्बे की रिसर्च, अभी एक रिसर्च US में भी हुई है। धीरे धीरे करके लोग होम्योपैथी को सराहने लगे हैं और वो धीरे धीरे करके इसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं एज अ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, और इट इज वर्किंग वंडर्स। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एलोपैथ्स हैं जो कि धीरे धीरे बाय द टाइम, बहुत टाइम, लाइक अगर हम बात करें पुराने टाइम की, जैसे डॉक्टर RT कूपर करके एक बहुत अच्छे ENT सर्जन हुआ करते थे। He converted himself to a homeopathic doctor because उनको दिखा कि इसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं हम, और बहुत अच्छा उन्होंने किया भी। उन्होंने मैगकार करके एक मेडिसिन थी, वो ऑर्फनेज पे जो बच्चे रहते हैं उनको वो दी और उनके कानों की प्रॉब्लम सही करी। एंड ही वाज अ ENT डॉक्टर, तो उन्होंने उनकी कानों की प्रॉब्लम सही करी थ्रू द मेडिसिन कॉल्ड मैगकाब। तो ऐसे रिसर्चेस उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, मतलब आप सोच सकते हो ऑर्फनेज में मासेस ऑफ पीपल होते हैं, वहां पे उन्होंने मैगकाब दी और लोगों को इतना, मतलब बच्चों को इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ। तो इट्स द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन टू, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। इतनी सेफेस्ट मेडिसिन है एक तरीके से, और ह्यूमन प्रूविंग पे ये मेडिसिन बेस्ड है। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि बाय द टाइम धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हुए जिसकी वजह से बहुत सारे एलोपैथ्स भी कन्वर्ट होके होम्योपैथ्स बने हैं। और अगर हम फर्स्ट एलोपैथ की बात करें जो होम्योपैथिक में कन्वर्ट हुए थे, डॉक्टर सरकार करके एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो कैलकाटा में थे। और जब होम्योपैथी आया था 19th सेंचुरी में इन द कैलकाटा रीजन और इंडिया में, जब होम्योपैथी का प्रेवलेंस बढ़ने लगा था, तो डॉक्टर सरकार वाज द वन हु वाज अगेंस्ट होम्योपैथी। मतलब वो क्रिटिसाइज करते थे होम्योपैथी को कि ये तो कुछ पता नहीं क्या साइंस है और पता नहीं कहाँ से है, हम लोग तो इतना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथी इतना अच्छा है, ये है। बट बाय द टाइम जब उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च करी और उसको पढ़ा, तो वो खुद एक कन्वर्टेड होम्योपैथ हो गए, एलोपैथी से होम्योपैथ में कन्वर्ट हुए, और साथ ही उन्होंने उसके ऊपर और रिसर्चेस करे, और ही वाज अ ब्रिलियंट होम्योपैथ फ्रॉम कैलकाटा। ग्रेट। अगर बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कि होम्योपैथी की दवाएं मीठी गोली यानी शुगर पिल्स के साथ दी जाती हैं। क्या होम्योपैथिक दवाइयों में शुगर पिल्स के अलावा कुछ होता है? अगर शुगर पिल्स की बात करें तो शुगर पिल्स हमारे लिए एक मीडियम है थ्रू, मतलब जिसके थ्रू हम मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन और अल्कोहल मिक्स होने की वजह से, या फिर कुछ मेडिसिन टिंचर्स होते हैं, टिंचर की फॉर्म में होती हैं, तो उस रीजन की वजह से मेडिसिन कड़वी होती है, या फिर मेडिसिन इजीली ले नहीं सकते हम लोग, या मेडिसिन डाइल्यूट करके लेनी पड़ती है। और उस मेडिसिन को इजी टू कैरी बनाने के लिए, और उस मेडिसिन को बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए कि बच्चे भी अच्छे से खाएं, उस मेडिसिन को हम लोग उस शुगर ग्लोब्यूल्स में, जिसको मिल्क ऑफ लैक्टोज बोलते हैं, उससे बनती है मिल्क ऑफ लैक्टोज से वो ग्लोब्यूल्स, और हम उसमें अपनी मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, और वो मेडिसिन उन ग्लोब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, और आफ्टर दैट हम सेफली किसी को दे सकते हैं, विच विल बी
इजी टू कैरी फॉर एवरीवन, और छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स 4 ग्राम्स की, तो इजी टू कैरी भी होती हैं और बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, और एक तरीके से डिस्पेंस का तरीका भी इजी हो जाता है। बट अगर बात करें पानी में मिला के जो हम डाइल्यूशन में दवाई लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट भी करती है, क्योंकि जितना ज्यादा जो हमारी टंग है उसके जो टंग पे जो नर्वस क्या कहते हैं, जो नर्व्स हैं टंग की, और जो उसमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसकी वजह से जितनी जल्दी हम जो पिल है उसको अपनी टंग पे रखेंगे तो उस पे सरफेस एरिया कम कवर हो रहा है। वहीं अगर हम पानी पियेंगे तो ज्यादा नर्व एंडिंग कवर होंगी। तो पानी से या डाइल्यूशन से वो जल्दी इम्पैक्ट करती है दवाई। जी, अभी आपने बताया कि वो स्वीट होती है, मीठी होती है ताकि वो खा सकें, लेकिन अगर ब्लड शुगर हो और अगर उसे दिया जाए तो उसके लिए तो ये घातक हो सकता है। उन केसेस में अगर किसी को ब्लड शुगर हो तो अलग पिल्स आती हैं जो कि बिल्कुल भी शुगर फ्री पिल्स जिसको कहते हैं, तो हम ज्यादातर वो डिस्पेंस करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि शुगर वाले इंसान को हम लोग डाइल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको पानी में मिला के लेने होते हैं। तो वो डिस्पेंसिंग का तरीका भी हर एक डॉक्टर का और हर एक पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या बीमारी के अकॉर्डिंग डिफर कर जाता है। ओके अच्छा, आप डॉक्टर हैं और कई मरीज आपके पास इलाज के लिए आते होंगे। कितने मरीजों की आपकी दवाओं से लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक फायदा हुआ है, आपने दवाई दिया और बेनिफिट हुआ है उनको, इसके बारे में बिल्कुल। अगर बात करें कि दवा की और इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी की, तो मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि यूजुअली प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस हो गई जो कि कहीं ठीक नहीं हो रही हैं उनकी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको अक्यूट डिजीजेस होती हैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार, और जिनके बच्चों को टीथिंग की प्रॉब्लम है। ये सब ज्यादातर कॉमनली डिजीजेस देखने मिलती हैं होम्योपैथी में। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी दवाएं हैं, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन कैंसर्स टू। और अगर बात करी जाए ऑटो इम्यून डिजीजेस की, तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, जैसे डिस्मेनोरिया हो गया, हमारा पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है किसी का, ये सब चीजें हैं। ये सब बहुत कॉमनली आती हैं। और जब भी कोई महामारी या फिर कुछ भी डिजीज आती है, लाइक कोविड-19 हो गया, और अभी भी जो रिसेंट बुखार आया था उसमें भी बहुत लोग होम्योपैथी प्रेफर करते हैं, एंड आई ट्रीट एवरीवन। एंड अगर हम क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, और मेरे पेशेंट मुझ पर ट्रस्ट इतना करते हैं कि वो लेते भी है लंबे समय तक, क्योंकि आप समझो ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल जो नेचर से जुड़ा हुआ है। तो नेचुरल हीलिंग होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ठीक हो जाती है। स्पेशली केसेस लाइक एलर्जीज, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती है, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स जो मेरे पास यूजुअली आती है, एस्थमा बहुत कॉमनली देखने मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोग भी बीपी की प्रॉब्लम हो गई, धीरे धीरे जैसे एलोपैथी ले रहे हैं हम, एकदम से उनको मेडिसिन नहीं छुड़वाते कि मेडिसिन छोड़ दो। हम धीरे धीरे करके जब उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और बाय द टाइम हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो बेटर हो रहे हैं, और हम लोग उनको ट्रीट करते जा रहे हैं, तो टेपर डाउन करते हैं फिर उनकी मेडिसिन, और उनकी डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन थोड़ा कम करने लगते हैं बाय द टाइम। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद माय पेशेंट्स, और मैं अपने पेशेंट्स को एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट और एक उनकी बीमारियों को इजीली समझती हूँ, और एक तरीके से उनको जानने की कोशिश करती हूँ, और मैं होलिस्टिकली ट्रीट करती हूँ। तो मेरे पेशेंट्स भी एक तरीके से वो विश्वास रखते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, और मैक्सिमम अगर हम लोग माने, मैक्सिमम ऑफ द केसेस आई हैव ट्रीटेड अभी तक जितना देखा मैंने। वाह, अच्छा, क्या होम्योपैथी में मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स का उपयोग होता है और आप करती हैं?
यूज करते अगर हैं? हम लोग मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में बात करें तो वैसे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही पूरा सिम्टोमेटोलॉजिकली बेस्ड है, सिम्टम्स पे बेस्ड होता है। तो हम सिम्टम्स के थ्रू इतना स्पेसिफिक सिम्टम उठाते हैं कि हम लोग यूजुअली जान लेते हैं कि पेशेंट को किस तरीके की डिजीज है, और उस डिजीज को नाम देने की बजाय, उसको टैग लगाने की जगह कि ये आपको है, ऐसा हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। क्योंकि डॉक्टर हैनेमन कहते थे कि इधर किसी डिजीज को ये टैग लगाने की जगह कि ये डिजीज है और आपने फाइंड आउट कर लिया, उसकी जगह अगर आप उसके सिम्टम्स पे जाओ और उसको ट्रीट करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब इतना टाइम आप उसमें ना लगाएं जितना आप ट्रीटमेंट में लगा सकते हैं। तो हम ट्रीटमेंट के दौरान सिम्टम्स को इतना स्पेसिफिकली देखते हैं कि हम यूजुअली पता चला लेते हैं कि ये ही डिजीज है या ये ही प्रॉब्लम है इस इंसान को। पर बाय द टाइम अगर हमें लगता है कि वो डिजीज है, और हमें फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड हो गया महिलाओं के केस में, हाँ, तो हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड है उसको थ्रू द रिपोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट्स वगैरह। तो रिपोर्ट्स और लोअर एब्डोमेन यूएसजी से हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड है, और हमें पता चल गया कितने एमएम का है, क्या साइज है। किडनी स्टोन हमें पता चला है कि भाई कितना साइज है, क्या है। थ्रू दीज थिंग्स, इन टूल्स की वजह से हमें हेल्प बहुत मिलती है। बट हम यूजुअली सिम्टम्स के बेसिस पे करते हैं, तो ये हमारे में एड ऑन्स हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से हम इसको एक स्कैम भी कभी कभी बोल सकते हैं कि कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इतने रिपोर्ट्स और इतनी चीजों की जरूरत नहीं थी, मतलब एसेंशियलिटी नहीं थी, बट डॉक्टर्स ने उनको दी कि भाई जाके ये रिपोर्ट्स कराओ, ये 10 तरीके की चीजें कराओ, जस्ट टू गेट इन ऑर्डर टू गेट सम मनी फ्रॉम समवन। बट इतना हैवॉक हम क्रिएट करते नहीं है पेशेंट्स के लिए जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो जाए। तो अगर हमें पता चल गया एक बारी की यूएसजी में आ गया कि ये फाइब्रॉइड है, हमने उनके सिम्टम्स और पूछे, माइंड बॉडी और होलिस्टिक ट्रीटमेंट पे चले, और उसके बाद हमें जब ये चीज पता चल गई कि कितने टाइम से है, क्या है, जब हम प्रॉपर निकाल लेते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, दवा देते हैं। उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि आप एक बारी और करा लीजिए अपना यूएसजी वगैरह। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जरूरत पड़ती है, कभी कभी। हाँ, एक्यूट चीजों में हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जैसे थायराइड जो आजकल ज्यादा देखने को मिलता है, तो थायराइड में आप स्टेजेस कैसे पता करते हैं? क्योंकि थायराइड का ज्यादातर सिम्टम्स ये होता है कि डबल चिन आना या अनवांटेड हेयर्स उसमें हमारी चिन एरिया में, तो वो हमें बताता है कि हमें थायराइड है या हमारा जो हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं है। अगर कोई आ जाता है आपके पास तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका स्टेज कौन सा है? फिर तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे उनके साथ बैठना, बात करना, अच्छा ये है तो ये नहीं, क्या इस तरह की चीजें होती हैं? बिल्कुल, एक तो सिम्टम्स तो लेने ही होते हैं, बट थ्रू मेडिकल रिपोर्ट्स और टूल्स तो ऑब्वियसली मैं तो बोल ही रही हूँ कि टूल्स इम्पोर्टेंट हैं, एड ऑन है, बट उसको स्कैम नहीं बनाना है पेशेंट के लिए। उसको लाइक ऐसे नहीं करना है कि हमें पता है डिजीज क्या है और क्या चीज हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू सिम्टम्स, बट हम उसको एक तरीके से मैंडेटरी नहीं बना दें कि हर एक छोटी चीज के लिए उसको टेस्ट कराने जाना है, वो भी 6-6 7-7। मैं उस चीज के थोड़ा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि होम्योपैथी भी यही कहती है कि इंस्टेड ऑफ टैगिंग अ डिजीज जस्ट ट्रीट द पेशेंट होलिस्टिकली। बट थ्रू द रिपोर्ट्स और मेडिकल टूल्स, ऑब्वियसली जब इतना मॉडर्न साइंस में हम लोग रुचि लेते हैं, और इवन रिसर्चर्स भी ये कहते हैं इतनी सारी चीजें डेवलप भी हो चुकी है, तो वो सब है ही इसीलिए कि हम रिपोर्ट्स कराएं और वो हमें मदद करने के लिए हैं। तो ऑब्वियसली हम हेल्प लेंगे और उसके बाद में टीएसएच कराते हैं हम पेशेंट का, और धीरे धीरे देखते हैं कि उसके सिम्टम कितने वर्स्ट हैं और किस स्टेज पे वो है। तो थ्रू दिस रिपोर्ट्स और होलिस्टिकली पूरा लेने के बाद सिम्टम्स हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके अच्छा, आपके मरीजों को कितनी बार आप फॉलोअप की जरूरत पड़ती है? मतलब कितनी बार उसे आपके पास आना होता है बीमारी को ठीक करने के लिए? यूजुअली इट डिपेंड्स कि कौन
कितना मतलब क्या है उसको, स्पेशली फॉर द क्रॉनिक डिजीज। अगर कि कोई किसी की क्रॉनिक डिजीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर हो गई, बीपी हो गया, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा कैंसर हो गया, बाकी और भी डिजीजेस धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन होती जाती हैं, जैसे पीसीओएस हो गया, और लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक डायरिया हो गया, यूटीआई जो कि क्रॉनिक हो जाता है, बूढ़ी औरतें होती हैं उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स किसी के हो गए, या फिर मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। इन सब जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, उसमें तो टाइम लग जाता है हमें। लाइक आप एटलीस्ट 3 मंथ से 6 मंथ्स तो देते ही हैं हमें, मतलब एज अ डॉक्टर को एक देना चाहिए कि भाई 3 मंथ से 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहेगा, और द डिजीज विल बी, मतलब धीरे धीरे करके हम लोग टेप पर डाउन करने की कोशिश करेंगे, वेरिकोज वेन्स और ये सब। बट द थिंग इज, जो डिजीजेस लाइक अक्यूट फेज में होती हैं, जो बहुत जल्दी सडनली आती हैं और सडनली जाती हैं, वो जो डिजीज होती है उसमें हमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी सिम्टम्स लेते हैं, उसके बेसिस पे जल्दी दवाई निकलती है, और विद इन 1 वीक आई थिंक वो ठीक हो जाते हैं, विद इन 1 वीक, और मे बी तुरंत भी हो सकते हैं। लाइक मैंने आपको जैसे इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा ये जो मेडिसिन्स हैं बच्चों और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उन पर कितना सुरक्षित है? अगर हम बात करें बच्चों पर और प्रेग्नेंट वुमेन पर, तो जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही 5-6 मंथ्स के हैं या बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं, तो हम न्यू बॉर्न्स को तो नहीं मतलब इतना लाइक ट्रीट करते हैं, बिकॉज इतने न्यू बॉर्न को क्या ही मतलब बीमारी होगी इतनी जल्दी, और हम मेडिकेशंस उसको रखते भी नहीं है, उस पे मेडिकेशंस पे उसको रखते भी नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती है कभी कभी कि हमें न्यू बॉर्न्स को देनी पड़ती है, बट बाय द टाइम जब बड़ा होता है बच्चा, 5 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 9 महीने तक जब होता है, तो होम्योपैथी, अगर एक और रिसर्च की बात करें और एक और आर्टिकल होम्योपैथी के ऊपर आया था कि होम्योपैथी इज द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द 3-year-old चाइल्ड, एंड अप चाइल्ड अप टू 3-year-old, मतलब 3 साल के बाद के बच्चों के लिए तक, ओके। नहीं 3 साल के बच्चों तक बहुत सेफेस्ट मेडिसिन है, मतलब न्यू बॉर्न और से 3 साल तक के Yes. बच्चों के लिए बहुत सेफ है। एग्जैक्टली ये Okay. आर्टिकल भी आया है और एक ये रिसर्च भी आई है, आप गूगल करेंगे तो 3 years तक के बच्चों के लिए द सेफेस्ट मेडिसिन इज होम्योपैथी, क्योंकि उनके सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं, उनको इतनी बड़ी इनहेलर्स, या जैसे आप देखते हैं कि बच्चों को यूजुअली बुखार आ जाता है जल्दी जल्दी, या उनको बहुत ज्यादा जुकाम बुखार, रिकरेंट फीवर, कफ कोल्ड रहता है जो छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक हिस्ट्री होती है टीबी की, या फिर कभी किसी को बचपन में कुछ और नियोनेटल एस्फेक्सिया वगैरह की दिक्कत है, तो बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है। उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीथिंग के दौरान बच्चों को बहुत इजीली, आपने सुना होगा कैलकेरिया फॉस नाम की मेडिसिन दी जाती है, तो इट्स द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द 3-year-old अप टू द 3-year-old चाइल्ड, न्यू बॉर्न से लेके 3-year-old चाइल्ड तक बहुत सेफेस्ट मेडिसिन है। और बाकी अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं जिसको हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एलिमिनेट कर सकती है। एक मेडिसिन आती है इपिकैक करके, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल किसी को नोजिया, मतलब आपने देखा होगा ना, उल्टी आती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, प्रेगनेंसी के दौरान एकदम मन सा खराब होता है, होती है, हाँ वॉमिटिंग होती है, तो ऐसे सिम्टम्स जिनमें उनको बार बार ऐसा लग रहा है, नोजिया हो रहा है कि उल्टी आएगी और मॉर्निंग सिकनेस वाली चीजें होंगी, बहुत ज्यादा किसी किसी को हो जाता है, तो उस दौरान आप अगर एपिकैक करके एक मेडिसिन आती है, आप वो दे प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी ऐसे सिम्टम्स जो कि उसको माइल्ड दवाई जहाँ पे चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत हार्श ट्रीटमेंट चाहिए, माइल्ड दवाइयाँ जहाँ पे चाहिए होती हैं, ऐसे केसेस में होम्योपैथी वर्क्स वंडर। ओके,
ये दोनों बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी कारगर है, बट बहुत ज्यादा नहीं। आपने बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होकर के हो सकता है, लेकिन है, व्यक्ति ट्रस्ट कर सकता है बच्चों के लिए भी और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी। डेफिनेटली बहुत सारे सिम्टम्स में और बहुत सारी चीजों में, इवन मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है और जितने भी सिम्टम्स आती हैं वो सारे सबसाइड हो सकते हैं होम्योपैथी से। और होम्योपैथी में अलग से थेराप्स, मतलब अलग से दवाइयां हैं ऑब्स्ट्रैक्टिक्स के लिए भी, मतलब जहाँ पे बच्चा होता है डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम सिम्टम्स आते हैं उसके लिए भी, मेन्यूपॉजल सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, मतलब आप हर केस में ले सकते हैं फॉर द गुड हेल्थ ऑफ मदर एंड द गुड हेल्थ ऑफ चाइल्ड टू। अच्छा, हमने ये देखा है कि जैसे कोई पेशेंट आता है मरीज के पास, मान लीजिए कि डिस्पेंसरी में आया तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई पेशेंट आया हो और आपको लगा हो कि नहीं, होम्योपैथी से ये नहीं हो सकता, इसके लिए तो एलोपैथी की ही जरूरत होगी, और आपने उसे रेफर किया हो कभी? देखिए मैक्सिमम केसेस तो होम्योपैथी से सॉल्वेबल हैं और सॉल्व हो भी जाते हैं। यूजुअली मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कि कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी केस आया और जिसको मेरे को एलोपैथी को रेफर करना पड़ा हो, बिकॉज जो भी केसेस आते हैं मुझे लगता है कि वो सब होम्योपैथी से ट्रीट हो सकते हैं। सब या उनका माइंड symptoms। सेट होता है पहले से कि हम होम्योपैथी के पास जा रहे हैं तो हम किसी ऐसे डिजीज के लिए जाएं जिसमें कि हम अपना अच्छा समय दे पाएं। जैसे कि मान लीजिए कि सर में दर्द है या बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा, तो वो व्यक्ति होम्योपैथी के पास शायद ना जाए, लेकिन हाँ, मेरे सर में दर्द बना रहता है, मुझे अल्टरनेट डेज में पेन होता रहता है, तो वो होम्योपैथी के पास आए। ऐसा होता है आपके पास? यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट जो आते हैं हमारे पास वो एलोपैथी से थोड़ा थक के आते हैं, बिकॉज उनको वहाँ पे वो रिलीफ और वो चीजें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल किसी को लॉन्ग टाइम से माइग्रेन या इन सब चीजों की प्रॉब्लम है और वो परेशान हो चुका है दवाई खा खा के, और उसको हर 2 से 3 दिन बाद, मतलब एक पैरोक्सिज्म में ये सिम्टम्स आ जा रहे हैं कि भाई हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो इतना ज्यादा थक जाता है ईटिंग द मेडिसिन और बार बार दवाई लेने से कि वो होम्योपैथी पे स्विच करता ही है, वो आता ही है कि उसको ट्रीट होना है। अब उसको ये बार बार नहीं ठीक होना है, प्रॉपर अच्छे से ठीक होना है। एग्जैक्टली। तो ज्यादातर क्रॉनिक डिजीजेस में ही लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है उनपे। आई टेल यू, पीसीओएस और माइग्रेन, एलर्जिक रेनाइटिस, जिसके लिए ऐसी मेडिसिन होती हैं एलोपैथी में, जैसे सिट्राजिन हो गई, जो कि बहुत ड्राउजीनेस लेकर आती है, मोन्टेलकास्ट हो गई, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी अच्छे नहीं है। डिप्रेशन हो गया, ड्राउजीनेस हो गई, डलनेस हो गई, मतलब बॉडी में इतना ज्यादा कि डिसओरिएंटेशन ऑफ माइंड हो गया। इस वजह से धीरे धीरे रेनाइटिस के पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन खाते खाते, और वो स्टेरॉइड्स भी लेना नहीं चाहते। तो इस वजह से लोग स्विच करते हैं और इवन लोग सराहते हैं। अब लोगों को पता चलने लगा है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। आप अगर बात करेंगी पीरियड्स के बारे में, जो पीरियड्स में पेन होता है, डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं, लोग यूजुअली मेफ्टाल कितनी इजीली ले रहे थे आजकल। मतलब हर एक लड़की जिसको देखो थोड़ा पीरियड पेन हुआ और मेफ्टाल ले रहे हैं। मेफ्टाल के अभी रिसर्च आई है, आप रिसेंटली गूगल करेंगे कि मेफ्टाल के इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि बता नहीं सकते। इन द माइंड रीजन, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो कितनी खराब मेडिसिन है, मतलब हेवॉक डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं। और इवन काफी कंट्रीज में मेफ्टाल को या फिर कोई भी पेन किलर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो ड्यूरिंग द पीरियड्स, उस दौरान उसको एक तरीके से बैन भी कर दिया गया। मेफ्टाल इज बैंड बहुत सारी जगह। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे भी है, पैरासिटामोल है, बहुत सारी जगह बैंड है, पर हम इंडिया में बहुत इजीली ले रहे हैं क्योंकि इंडिया में तो
प्रेवलेंस हो गया एक तरीके से, इजीली अवेलेबल है, कोई भी ले रहा है और अब जाके। तो हाई एमजी की भी आने लगी हैं, जैसे 650 एमजी की भी Exactly. पैरासिटामोल आपको मिलने लग गई हैं। और उसको ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर वायरल है और फीवर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है तो आप उसमें ले सकते हैं। तो इसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है। एंड इवन मेफ्टाल के ऊपर तो प्रॉपर रिसर्चेस आई हैं कि नहीं लेना है। अब अगर मेफ्टाल नहीं लेना है तो लोग बोलते क्या करें, फिर कैसे पीरियड पेन को कंट्रोल करें हम लोग। तो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, यू कैन स्विच टू देम। एक सिमिसिफ्यूगा करके एक मेडिसिन आती है, और भी बहुत आपके सिम्टम्स की बेसिस पे अलग अलग हम मेडिसिन निकालते हैं, जो कि ऐसे सिम्टम्स जो कि उस दौरान आते हैं उसको टेपर डाउन कर सकते हैं, जैसे पेन होना, एब्डोमिनल पेन और ये सब। तो मेफ्टाल से तो बहुत अच्छा है, नेचुरल है और आपको रिलीफ भी मिल रहा है। आप कहते हैं होम्योपैथी स्लो है, आप उस दौरान लेके देखिए, सिमिसिफ्यूगा लेके देखिए, आपको कैसे आराम नहीं आता हम देखे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा, अभी तो आपने बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं और हम इंस्टेंट में रिलीफ के लिए खा लेते हैं, जैसे कि मेफ्टल के बारे में बताया कि उसमें इंस्टेंट में रिलीफ मिल जाता है, तो फीमेल्स ज्यादातर वही लेती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के बारे में वो सोचती नहीं है। उन्हें ये लगता है अभी रिलीफ मिल गया, ओके है, बाद में देखेंगे। अच्छा, होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ये कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए और ब्लड आ रहा है और कट लग गया है, फ्रैक्चर हो गया है, सर से खून निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है और पास में है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो क्या वो इंस्टेंट में उस पेशेंट का इलाज कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में? देखिए, जो कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज मेंशन करी थी कि हर एक इंसान की एक स्पेशलिटी, मतलब हर एक डॉक्टर की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप एक एलोपैथ के पास भी जाते हैं, तो अगर आप ऑब्स एंड गायनी के पास जाते हैं बट आपको माइग्रेन है या सर्वाइकल है, तो शी विल शिफ्ट यू टू सम अदर डॉक्टर। आप स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाएं, और जो कि विच इज ट्रू, ये ही होना चाहिए कि जो जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है उसको पेशेंट को क्योर मिलना चाहिए उसी वक्त, उसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से या उसी स्पेशलाइज्ड इंसान से जो उसमें माहिर है। अब बात करें ट्रॉमा केसेस के, तो ऑब्वियसली ट्रॉमा केसेस में होम्योपैथी लेने से पहले हमें फर्स्ट एड देना है। मतलब हमें, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे चोट लगी है और वहां पे कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि कांच चला गया है, तो अब वो कांच को, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अंदर घुसे कांच को होम्योपैथी से हटा देंगे या ट्रीट कर देंगे। ऐसा भी मिथ नहीं क्रिएट करना। हाँ। पेशेंट को सही सलाह देनी है। उस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको रेफर कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि एटलीस्ट फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल जो है अंदर से हटवाएं। फिर उसके बाद फर्स्ट एड जितना भी उसको मिल सकता है उस दौरान वो मिले। उसके बाद होम्योपैथी, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, ब्लड लेट हो रहा है, तो उस दौरान हम हेमामेलिस करके एक मेडिसिन होती है कि किसी का अगर बहुत ब्लड बह रहा है तो उस हेमरेज को रोकने में काम आ सकती है। एग्जैक्टली, कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस जगह पे इंजर्ड हुआ है और होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो ये दिमाग में ना आए कि नहीं ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो ये तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट एड देना एक तरीके से, क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं या आप उसको ले करके जा रहे हैं, हो सकता है कि रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाए एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ये सब एक तरीके से फर्स्ट एड भी सिखाया जाता है, बट फर्स्ट एड के अलावा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा उस दौरान वो एक ट्रॉमा इमरजेंसी केस होगा वो, और ट्रॉमा सेंटर या फिर एक तरीके से इमरजेंसी में ही जाना चाहिए उसको सबसे पहले। और उस दौरान हम उसको मेडिसिन लाइक दीज दे सकते हैं, या फिर किसी के नर्व्स में वो ठीक हो गया, स्टिचेस लग गए, उसको नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पेनफुल है वो जगह। हाँ। तो हम हाइपेरिकम करके एक मेडिसिन आती है उसके सिम्टम्स को लाइट अप करने के लिए। तो धीरे धीरे करके ऐसे हम यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन पार्ट में मेडिसिन की जरूरत है, और जहाँ पे
फर्स्ट केयर ऑफ ट्रीटमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत है, जहाँ पे इमरजेंसी केयर की जरूरत है वहाँ पे इमरजेंसी केयर की जरूरत है। मतलब फर्स्ट एड दे सकते हैं होम्योपैथिक Exactly. डॉक्टर, इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं Exactly. कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट और क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक एक ही चीज है, तो अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो पंप करना एंड देन ऑक्सीजन देना, बिकॉज पता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये होता है। तो ये इंस्टेंट में वो डॉक्टर कर सकता है और उसको हम बता सकते हैं कि अगर वो होम्योपैथिक भी है तो भी आप जाइए और उनको बताइए, बिकॉज डॉक्टर ही होता है और अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ वो मीठी गोलियों के लिए होता है। लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इन चीज़ों को इसको लेकर के है, और थोड़ा बहुत अगर नज़र आता है तो वो जो दवाइयाँ होती हैं उसमें वो बहुत कड़वी होती हैं, जिसको पानी में ऑब्वियसली डाइल्यूट करके खाया जाता है। डॉक्टर अनुष्का, आपने होम्योपैथिक के इतिहास के बारे में जानकारी दी और हमें पता चला कि वो किस समय से और अभी तक कितना इफेक्टिव है। आपने इतिहास के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होम्योपैथी एक चमत्कारी चिकित्सा प्रणाली है या सिर्फ विश्वास पर आधारित एक भ्रम? हमने इस सवाल के जवाब की तलाश में गहराई से जांच की, इतिहास से लेकर वैज्ञानिक विश्लेषण तक, WHO की चेतावनी से लेकर मरीजों के निजी अनुभव तक। डॉक्टर अनुष्का शर्मा जैसे विशेषज्ञों से बातचीत ने यह समझाने में मदद की कि होम्योपैथी सिर्फ दवाओं का नाम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक प्रणाली है जो व्यक्ति को केंद्र में रखती है, ना कि सिर्फ बीमारी को। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि वैज्ञानिक समुदाय के पास मजबूत सवाल हैं। ये बात हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी चिकित्सा प्रणाली को आंख मूंद कर स्वीकार करना भी गलत है और पूर्वाग्रह से खारिज कर देना भी। सच्चाई शायद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं है, जहां विज्ञान की कठोरता हो और मरीज के अनुभवों की सच्चाई भी। हम डॉक्टर अनुष्का शर्मा का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने खुलकर हमारे सवालों का सामना किया और इस संवाद को ज्ञान और समझ से भरपूर बनाया। और आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं और पाठकों का भी, जो इस विचारशील यात्रा में हमारे साथ थे।